हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का 2025 का नागरिक शास्त्र का पेपर है, यानी कि सिविक्स का आप लोगों का 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। सेम इसी प्रकार से आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे और पेपर का जो कोड है आप लोगों का पैटर्न जो आप लोगों का कह सकते हैं 332 जीके है। ठीक है, ये आप लोगों का पेपर है, आप लोगों का सेम इसी आधार पर आप लोगों का 2025 का वो जो 1 मार्च को पेपर होगा, यानी कि आप लोगों का जो नागरिक शास्त्र का पेपर है कब बाबू 1 मार्च को जो पेपर होगा, सेम यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों का जो पूर्णांक है 100 में 100, 100 में 100 नंबर यहीं से आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, समय आप लोग को दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट बोर्ड एग्जाम में दिया जाएंगे आप लोग को पेपर का। और आप लोग को थोड़ा पेपर का पैटर्न बता देते हैं, आप लोग समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। आप लोगों को देखिए प्रश्न सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा और प्रश्न संख्या जो 1 से 20 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, यानी कि 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों का 10 रहेगा। और जो हमारा क्या रहेगा, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर प्रत्येक का 10 शब्दों में देना है और 1 वाक्य में भी देना है। ठीक है, ये हमें देना है। फिर प्रश्न संख्या 21 से आप लोग का लघुत्तरीय क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा और फिर लगभग 50 शब्दों में देना है और लघुत्तरीय सेकंड भी आप लोग का रहेगा 100 से 125 वर्ड शब्दों में, इसका सेकंड वाले का देना है। ठीक है, फिर आप लोग का प्रश्न संख्या 31 से 32 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उत्तर लगभग आप लोग को 250 यानी कि 250 शब्दों में देना होगा और सभी का निर्धारित अंक उनके सामने दिए जाएंगे। आप लोग को ये था पेपर का पैटर्न था, यानी कि प्रोसेस था, जो कि आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिए। चलिए आप लोग का पेपर का सोल्यूशन बताते हैं संपूर्ण तरीके से। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा और 100 में 100 नंबर आप लोगों को नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के पेपर में यहीं से कंप्लीट करा देंगे। 1 मार्च का पेपर सेम इसी तरह से आएगा, आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है, हमें यह बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों देश को जाने जाते हैं, यानी कि कौन कौन सा है, लिथुआनिया है और एस्टोनिया है और ललविया है, यानी कि ललाविया है हमारा। ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू। इसको भी आप लोग साथ में रफ कॉपी में नोट करते चलिए और इसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी, यानी कि खुले द्वार की नीति कौन अपनाया था, हमें ये बताना। तो किस देश ने अपनाया था, चीन ने अपनाया था, हमारा कौन सा, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन सी वाला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं, यानी कि दक्षेस का सदस्य कौन नहीं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा चौथा दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सालाना बजट के किस देश के योगदान सर्वाधिक है, यानी कि किस देश से सर्वाधिक, हमें ये बताना है। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा, हमारा ए वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 वाला की 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्राजील में हुआ था बाबू, 1992 में हुआ था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग जरूर इसको तैयार करते चलिएगा, रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। और फिर 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। तो देखिए, महात्मा गांधी की जो हत्या की गई थी 26 जनवरी 1948 ईस्वी में की गई थी, हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, यानी कि जो चुनाव पड़ा था, मतदान पड़ा था, वो कब पड़ा था, हमें ये बताना है। तो इसका जो 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था, हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 8वां क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी, हमें यह बताना। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1951 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, यानी कि शुरू की गई थी, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 9वां वाला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया गया था, हमें यह बताना है। तो 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा चीन के साथ, यानी कि हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला क्वेश्चन, यानी कि जो एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि वर्ष 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे।
यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम कौन रहे थे बाबू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनका जो नाम था लाल बहादुर शास्त्री था। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 10 MCQ जो पूछा जाएगा उसको कंप्लीट तरीके से बता दिया, यानी कि अभी तो 10 नंबर कंप्लीट हुआ, अभी तो आप लोगों का ये 10 नंबर ही कंप्लीट हुआ। और रही आप लोगों का 90 नंबर की बात, उसको भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो का अंत बने रहो, धैर्य बना करके। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का 11 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए कि दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले 2 देशों के नाम बताइए। हमें ये बताना 2 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, दो देशों का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या है, पोलैंड है और जो दूसरा है हंगरी है। ठीक है, ये 2 देशों का दो नाम आप लोगों का कंप्लीट, यानी कि हमारा 2 नंबर यहाँ से भी बिल कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर क्या पूछा था, देखो 2 नंबर में आप लोगों का यही पूछा था, सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले 2 देशों का नाम बताना है। तो उसका पहला नाम है पोलैंड है और हंगरी है। 2 नंबर आप लोगों का बिल कंप्लीट हो गया। आप लोग नंबर भी देख सकते हैं आप लोगों को। फिर 12 वाला क्वेश्चन जो दिया गया है कि आसियान के 2 संस्थापक देशों के नाम बताए, यानी कि आसियान जो थे उनके 2 संस्थापक देशों के नाम बताना है। इंडोनेशिया है और मलेशिया है। 2 नंबर इसका भी आप लोगों का बिल कंप्लीट हो गया बाबू। 1 मार्च को यहीं से क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा और आप लोगों को संपूर्ण तरीके से इसी वीडियो में बता देंगे और आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन जो कहा है कि भारत पाकिस्तान विवाद के 2 कारण बताइए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के 2 विवाद के कारण बताना है। तो इसका नाम है कश्मीर मसला है। और देखिए कश्मीर मसला, इसमें क्या लिखना है, कारण बता देते हैं। कश्मीर मसला और सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत पाकिस्तान के मध्य विरोध के 2 प्रमुख कारण है। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आप लोग का बिल कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप लोग रफ कॉपी में या आप लोगों को कॉपी कोई भी कॉपी में आप लोग इसका क्वेश्चन को और नोट इसको आंसर जिस प्रकार से इसके लिखा गया है उसको आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा, यानी कि लिखते चलिएगा। और आप लोग इसको अच्छे तरीके से बाबू जरूर इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, बताना हमारा काम है, काम करना आप लोग का है। फिर 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निषेध अधिकार यानी कि वीटो पावर से आप क्या समझते हैं ये बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों को निषेध अधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य सुरक्षा परिषद में किए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो इस निर्णय की वीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है। ठीक है, ये हमारा लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं ये बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग को बता दे रहे हैं। देखो क्या है उत्तर, इसका आंसर लिखिएगा कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हैं। पहला जो है मानवता की सुरक्षा है और जो दूसरा है विश्व सुरक्षा है। दोनों पक्ष सुरक्षा के संदर्भ में खतरों को बदलती प्रकृति को जोर देते हैं, यानी कि मदद करते हैं। ठीक है, ये वाला भी लिख करके हमारा बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला जो है क्या है शहरीकरण व औद्योगिकरण तथा वनों का विनाश। ये आप लोगों का 2 कारण लिख करके बिल कंप्लीट हो गया। फिर 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि भारत में सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था मणिपुर में, और इस सिद्धांत के आधार पर जून 1948 में चुनाव के जरिए संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। 2 नंबर इसका भी बिल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया कि भारतीय जनसंघ पार्टी के किन्हीं 2 प्रमुख नेताओं का नाम लिखिए। तो भारतीय जनसंघ पार्टी के जो दो नेताओं थे क्या क्या नाम है उनका, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था तथा बलराज माधोक था। ठीक है, ये 2 नंबर आप लोग का इसका भी बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन दिया गया कि आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे हमें यह बताना। तो आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने 2 मॉडल थे। पहला जो था उत्तरवादी पूंजीवादी मॉडल था और यह क्या था, यह मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। और जो दूसरा था समाजवादी मॉडल जो था, दूसरा समाजवादी मॉडल था क्या था इसमें कि यह मॉडल
सोवियत संघ ने अपनाया था। ये आप लोगों का 2 नंबर, इसका भी वेल कंप्लीट हो जाएगा लिख करके। फिर 20 वाला यानी कि 20 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि नेहरू के विदेश नीति उद्देश्य को बताइए, यानी कि इसके उद्देश्य को बताना है, क्या नीति थी, क्या उद्देश्य था, यह बताना है। तो इसमें इसका आंसर लिखेगा नेहरू के विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। पहला जो था कठिन संघर्ष से प्राप्त प्रभुत्वता को बचाए रखना, और जो दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और जो तीसरा था तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये आप लोगों का लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। लघुत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। फर्स्ट लघुत्तरीय क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन सभी क्वेश्चन रहेंगे, और उसका आंसर आप लोग को राइट लिखने पर होगा तो आप लोग मिलेगा। तो चलिए आप लोग को इसको भी बता देते हैं। 21 वाला क्वेश्चन कहा है कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं आप लोग को। इसका आंसर की देखिएगा, समझिएगा कि आसियान के निम्नलिखित 3 मुख्य स्तंभ है। पहला जो है आसियान सुरक्षा समुदाय था। इसमें क्या था, यह क्या था, समझिए कि यह आसियान देशों के मध्य विवादों को खत्म करने का सैनिक टकराव तक न जाने की सहमति पर आधारित है। और फिर जो दूसरा है कि आसियान आर्थिक समुदाय जो था, क्या था, आर्थिक समुदाय, यानी कि एक था सुरक्षा समुदाय, आर्थिक और सामाजिक, यही थे 3। फिर इसमें क्या था, इसका उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना और इस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास का सहायता करना, ये हो जाएगा। और आसियान सामाजिक जो था, इसमें क्या लिखना है कि सांस्कृतिक समुदाय, इसका औचित्य आसियान देशों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक मेल मिलाप की स्थापना करना। और इसके अलावा आसियान समुदाय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, क्या क्या है। आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और तीव्र करना, और इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, और कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित यानी कि क्षेत्रीय शांति को अस्तित्व को बढ़ावा देना आसियान का औचित्य है। ठीक है, यानी कि आप लोग का इसका फर्ज है। फिर आप लोग का ये 5 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ से भी वेल कंप्लीट करा दिए, यानी कि बता दिए। और आप लोग का 22 वाला जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 22 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे 2 मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह के 2 मसलों के नाम बताइए जिन पर असहमति है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या लिखेगा। भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की मुख्य सहयोगी था। ठीक है, मुख्य सहयोगी था, और इसीलिए भी भारत का सदैव बांग्लादेश की सहायता करता रहा है। सहयोग के मुद्दे कौन कौन थे, देखो सहयोग के मुद्दे भारत बांग्लादेश सहयोग के 2 मुद्दे निम्नवत हैं या निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या लिखेगा कि बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और फिर जो दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करारा भी दोनों देशों से किया है। ये वाला हो जाएगा। असहयोग के मुद्दे कौन कौन थे, इसको भी आप लोग लिख देंगे तो 5 नंबर कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिए क्या था असहयोग के मुद्दे। भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग के 2 मुद्दे निम्नवत हैं, यानी कि निम्नलिखित है। भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या थी। और फिर जो दूसरा है, बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना या उन्हें प्रशिक्षण देना, ये वाला भी लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों का 23 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO होता है, क्या होता है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी कि इसके बारे में विवरण स्पष्ट तरीके से इसको बताना है। देखो, एक होता है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन था, और एक विश्व स्वास्थ्य संगठन था। ठीक है, समझिए ना बाबू। यहाँ पर आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से विषय में आप क्या जानते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखना है। देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की हुई थी, यानी कि हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा एक देश है, और यह स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा अभिकरण है। और स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति न होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की दशा से है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह संस्था अनेक कार्य करती है, जैसे राष्ट्रीय सरकारों की स्वास्थ्य सेवा और सुदृढ़ करने में सहायता देना, और संकट काल में तकनीकी सहायता तथा सलाह देना, और रोगों को दूर करने की योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना आदि, ये सब हो जाएंगे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WHO लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर उसमें भी बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 24 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, ठीक है,
WTO है आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या होता है इसके बारे में भी बता देते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। तो यानी कि ये क्या था, देखो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यावसायिक व्यापार के नियमों का पालन को तय करता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इस सदस्यों की संख्या 164 कब थी, यानी कि कब थी, 19 जुलाई 2016 को थी। और इस संगठन में हर फैसला को सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां संगठन में व्यापार के नियमों की इस तरह बढ़ाने में कामयाब हो गई हैं, ठीक है। ये वाला भी लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सैन्य गठबंधन से क्या उद्देश्य है, किसी एक ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है और इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि सैन्य गठबंधन में कई देश सम्मिलित होते हैं और सैन्य गठबंधन हमले के रोकने, हमला करने वाले की रक्षा के उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। वर्तमान में हेलो स्टूडेंट, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए 25 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं और किसी ऐसे सैन्य गठबंधन के नाम बताइए जो अभी मौजूद हैं, इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर क्या लिखना है, सैन्य गठबंधन में कई देश सम्मिलित होते हैं। सैन्य गठबंधन हमले को रोकने, हमला करने की रक्षा के उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। वर्तमान में नाटो नामक एक सैन्य गठबंधन मौजूद है और सैन्य गठबंधन का निर्माण अनेक देशों के माध्यम से अपने किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी कि अपने विशेष एरिया के लिए किया जाता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व का नाटो में सोवियत संघ के नेतृत्व में वर्सा पैक्ट तथा यूरोपीय देशों व अमेरिका ने मिलकर CO2 की स्थापना की। नाटो एक गैर साम्यवादी सैन्य गठबंधन है। नाटो में सबसे शक्तिशाली तथा केंद्रीय शक्ति अमेरिका रहा है और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट होगा। बाबू जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में फीड कर लीजिएगा, वो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 26 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, रिया सम्मेलन के क्या परिणाम हुए हैं, यानी कि हुए हमें ये बताना, यानी कि क्या रिजल्ट निकले थे हमें ये बताना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में समझाते हैं। इसका आंसर क्या लिखना है कि रिया सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले हैं, यानी कि निम्नलिखित रिजल्ट निकले हैं। पहला पॉइंट में क्या लिखना है कि वैश्विक राजनीतिक के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया है। दूसरा जो है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई है। तीसरा जो है विश्व की दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई है। जो चौथा पॉइंट में रिजल्ट निकला था, क्या निकला था कि उत्तरी देशों के मुख्य चिंता ओजोन परत के छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। और जो अगला पॉइंट हमारा क्या था, 5वां, कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इसमें एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप प्रस्तावित किए गए थे, ठीक है। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा वेल कंप्लीट हो गया। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड स्टार्ट होता है, ये भी आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो और जो 27 वाला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप लोगों को बता देते हैं, इसका आंसर भी बता देते हैं। बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, इसको दिमाग में अच्छे तरीके से आप लोग फीड कर लीजिएगा। और अगला 27 वाला जो क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको समझिएगा कि रजवाड़ों के भारत में विलय में सरदार पटेल की भूमिका का संक्षेप में विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लिखना है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि देश के स्वतंत्र होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने और उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। और इन रियासतों में उड़ीसा, यानी कि अब उड़ीसा क्या हो गया, ओडिशा हो गया, नाम बदल गया है, में से 23 और नागार्जुन से 38 और
काठियावाड़ से 250 यानी कि 250 तथा बम्बई यानी कि अब जो होगा मुंबई हो गया, ठीक है। और वह पंजाब जैसे रियासतों शामिल थे और भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी और देशी राज्यों के एकीकरण की समस्या को सरदार पटेल ने यानी कि बिना खून खराबे के बड़ी खूबी से हल किया और देश राज्यों के कोर्ट को जूनागढ़ और बहावलपुर, बड़ौदा, कश्मीर, हैदराबाद और भारतीय महासंघ में शामिल करने में सरदार पटेल को कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। ये हो जाएगा। और फिर आगे क्या लिखना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह एक समस्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका को निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लोहा पुरुष भी कहा, यानी कि लोह पुरुष यानी कि आयरन मैन भी कहा। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और अभी भी उनके नाम से जाना जाता है। तो ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा बेल कंप्लीट हो गया बाबू। फिर 28 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की परमाणु नीति दिया गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इस पर क्या लिखना है, इसका आंसर लिखेगा कि भारत के परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। ये बात हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भारत निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है और ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। और जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत बनाने के लिए विज्ञान और तकनीक में हमेशा प्रोत्साहन किया है। उदाहरण के तौर पर 1940 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रयास किए गए थे। ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट लिखना है कि भारत परमाणु हथियारों के विरोध था, अतः महाशक्तियों के साथ परमाणु सशक्तिकरण का जोर दिया और भारत ने एनपीटी यानी कि इसका परमाणु अप्रसार संधि को हमेशा भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने को मना कर दिया। ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट में क्या लिखना है कि मई 1974 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करा दिया और परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करने में जोर दिया। यानी कि ये वाला भी आंसर लिख करके बेल कंप्लीट हमारा हो जाएगा। फिर 29 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिवी पर्स कोष की समाप्ति पर प्रकाश डालिए, यानी कि इसको विस्तृत वर्णन यानी कि विस्तार पूर्वक से बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं और आप लोग को समझा देते हैं। देखिए क्या लिखना है कि सरकार ने देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले यह आश्वासन दिया था कि रियासतों को तत्कालीन सरकार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की ओर उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे और ये दोनों चीज़ें यानी कि शासक की निजी संपदा और भत्ते यानी यही दोनों चीज़ें, ठीक है, इस बात का आधार मान करके तय की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया है। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी और इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस समय देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। ये वाला भी लिख करके हमारा बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 30 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी, इसके कारण एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों का कारण भी बताना, व्याख्या भी बताना और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको भी बताना है, तब 6 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। क्या है देखिए कि 15 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई और इसके निम्नलिखित प्रभाव हुए, यानी कि इसके कौन कौन से प्रभाव हुए, निम्नलिखित प्रभाव हुए।
यानी कि इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसके निम्नलिखित प्रभाव थे, कौन कौन से प्रभाव थे इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि ये सरकार ने हड़ताल, प्रदर्शनों और धरनों एवं जुलूसों को प्रतिबंध लगा दिया और सरकार ने अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का प्रदर्शन आज संभव न था। ठीक है, ये वाला हो जाएगा पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट में लिखना है कि जन सामान्य के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए और मौलिक अधिकारों को लागू करने का उद्देश्य का देखिए उद्देश्य से अब कोई नागरिक न्यायालय में सहारा नहीं ले सकता है। ये वाला हो गया तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा। क्या होगा तीसरा पॉइंट भी समझिएगा कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली को संघात्मक स्वरूप एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो गया और संपूर्ण भारत के प्रशासन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया और राज्यों को स्वायत्तता समाप्त हो गई। ये वाला भी लिख करके हमारा बिल कंप्लीट हो गया। फिर पांचवा पॉइंट में देखिए, चौथा पॉइंट में क्या लिखा है, समाचार पत्रों को सेंसरशिप लागू कर दी गई और उन्हें आदेश दिए गए कि वे कुछ भी छापने से पहले सरकार की स्वीकृति लेंगे और इस प्रकार से इससे प्रेस की स्वतंत्रता की समाप्त हो गई। यानी कि ये स्वतंत्रता यानी कि गुलाम हो गए। ठीक है, प्रेस जो थे। ये वाला लिख करके पांचवा जो क्वेश्चन कहा है कि सरकार ने बहुत दलों तथा समूहों को प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और आरएसएस ये तथा जमायते इस्लामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया है। इतना लिख करके हमारा आंसर ये वाला भी बिल कंप्लीट हो जाएगा। और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे ना कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया कि 2 रहेंगे, तो आप लोग को वो 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस क्वेश्चन दिखा देते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रकट है, यानी कि आप लोगों के सामने उपस्थित है। 31 वाला क्वेश्चन पूछा गया, द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था, यानी कि था, समझाइए। इसके बारे में समझाना है बाबू। इसको देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको कर लीजिए नोट। और हेलो स्टूडेंट, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए 25 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं और किसी ऐसे सैन्य गठबंधन के नाम बताइए जो अभी मौजूद हैं। इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर क्या लिखना है, सैन्य गठबंधन में कई देश सम्मिलित होते हैं। सैन्य गठबंधन हमले को रोकने, हमला करने की रक्षा के उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। वर्तमान में नाटो नामक एक सैन्य गठबंधन मौजूद है और सैन्य गठबंधन का निर्माण अनेक देशों के माध्यम से अपने किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि अपने विशेष एरिया के लिए किया जाता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व का नाटो में सोवियत संघ के नेतृत्व में वर्सा पैक्ट तथा यूरोपीय देशों व अमेरिका ने मिलकर CO2 की स्थापना की। नाटो एक गैर साम्यवादी सैन्य गठबंधन है। नाटो में सबसे शक्तिशाली तथा केंद्रीय शक्ति अमेरिका रहा है और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट होगा। बाबू जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में फीड कर लीजिएगा, वो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और 26 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, रिया सम्मेलन के क्या परिणाम हुए हैं, यानी कि हुए हमें ये बताना, यानी कि क्या रिजल्ट निकले थे हमें ये बताना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं। आसान शब्दों में आसान भाषाओं में समझाते हैं। इसका आंसर क्या लिखना है कि रिया सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले हैं, यानी कि निम्नलिखित रिजल्ट निकले हैं। पहला पॉइंट में क्या लिखना है कि वैश्विक राजनीतिक के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया है। दूसरा जो है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई है। तीसरा जो है विश्व की दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई है। जो चौथा पॉइंट में रिजल्ट निकला था, क्या निकला था कि उत्तरी देशों के मुख्य चिंता ओजोन परत के छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। और जो अगला पॉइंट हमारा क्या था, 5वां, कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इसमें एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा वेल कंप्लीट हो गया। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड स्टार्ट होता है, ये भी आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसको भी आंसर आप लोग को बता देते हैं।
तो और जो 27 वाला इसमें क्वेश्चन दिया गया है इसको भी आप लोगों को बता देते हैं, इसका आंसर भी बता देते हैं बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, इसको दिमाग में अच्छे तरीके से आप लोग फीड कर लीजिएगा। और अगला 27 वाला जो क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको समझिएगा कि रजवाड़ों के भारत में विलय में सरदार पटेल की भूमिका का संक्षेप में विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लिखना है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि देश के स्वतंत्र होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने और उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। और इन रियासतों में उड़ीसा यानी कि अब उड़ीसा क्या हो गया, ओडिशा हो गया, नाम बदल गया है, में से 23 और नागार्जुन से 38 और काठियावाड़ से 250 यानी कि 250 तथा बम्बई यानी कि अब जो होगा मुंबई हो गया, ठीक है। और वह पंजाब जैसे रियासतों शामिल थे और भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी और देशी राज्यों के एकीकरण की समस्या सरदार पटेल ने यानी कि बिना खून खराबे के बड़ी खूबी से हल किया और देश राज्यों के कोर्ट को जूनागढ़ और बहावलपुर, बड़ौदा, कश्मीर, हैदराबाद और भारतीय महासंघ में शामिल करने में सरदार पटेल को कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। ये हो जाएगा। और फिर आगे क्या लिखना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह एक समस्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका को निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लोहा पुरुष भी कहा, यानी कि लोह पुरुष यानी कि आयरन मैन भी कहा, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और अभी भी उनके नाम से जाना जाता है। तो ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा बेल कंप्लीट हो गया बाबू। फिर 28 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की परमाणु नीति दिया गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इस पर क्या लिखना है, इसका आंसर लिखेगा कि भारत के परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। ये बात हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भारत निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है और ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। और जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत बनाने के लिए विज्ञान और तकनीक में हमेशा प्रोत्साहन किया है। उदाहरण के तौर पर 1940 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रयास किए गए थे। ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट लिखना है कि भारत परमाणु हथियारों के विरोध था, अतः महाशक्तियों के साथ परमाणु सशक्तिकरण का जोर दिया और भारत ने NPT यानी कि इसका परमाणु अप्रसार संधि को हमेशा भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने को मना कर दिया। ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट में क्या लिखना है कि मई 1974 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करा दिया और परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करने में जोर दिया। यानी कि ये वाला भी आंसर लिख करके बेल कंप्लीट हमारा हो जाएगा। फिर 29 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिवी पर्स कोष की समाप्ति पर प्रकाश डालिए, यानी कि इसको विस्तृत वर्णन यानी कि विस्तार पूर्वक से बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं और आप लोग को समझा देते हैं। देखिए क्या लिखना है कि सरकार ने देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले यह आश्वासन दिया था कि रियासतों को तत्कालीन सरकार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की और उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। और ये दोनों चीज़ें यानी कि शासक की निजी संपदा और भत्ते यानी यही दोनों चीज़ें, ठीक है, इस बात का आधार मान करके तय की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया है। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी और इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस समय देश की एकता अखंडता का लक्ष्य
ही प्रमुख था। ये वाला भी लिख करके हमारा बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 30 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी, इसके कारण एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों का कारण भी बताना, व्याख्या भी बताना और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको भी बताना है, तब 6 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं। क्या है देखिए कि 15 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई और इसके निम्नलिखित प्रभाव हुए, यानी कि इसके कौन कौन से प्रभाव हुए, निम्नलिखित प्रभाव हुए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसके निम्नलिखित प्रभाव थे, कौन कौन से प्रभाव थे इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि ये सरकार ने हड़ताल, प्रदर्शनों और धरनों एवं जुलूसों को प्रतिबंध लगा दिया और सरकार ने अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का प्रदर्शन आज संभव न था। ठीक है, ये वाला हो जाएगा पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट में लिखना है कि जन सामान्य के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए और मौलिक अधिकारों को लागू करने का उद्देश्य देखिए उद्देश्य से अब कोई नागरिक न्यायालय में सहारा नहीं ले सकता है। ये वाला हो गया तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा। क्या होगा तीसरा पॉइंट भी समझिएगा कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली को संघात्मक स्वरूप एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो गया और संपूर्ण भारत के प्रशासन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया और राज्यों को स्वायत्तता समाप्त हो गई। ये वाला भी लिख करके हमारा बेल कंप्लीट हो गया। फिर पांचवा पॉइंट में देखिए, चौथा पॉइंट में क्या लिखा है, समाचार पत्रों को सेंसरशिप लागू कर दी गई और उन्हें आदेश दिए गए कि वे कुछ भी छापने से पहले सरकार की स्वीकृति लेंगे और इस प्रकार से इससे प्रेस की स्वतंत्रता की समाप्त हो गई, यानी कि ये स्वतंत्रता यानी कि गुलाम हो गए। ठीक है, प्रेस जो थे। ये वाला लिख करके और पांचवा जो क्वेश्चन कहा है कि सरकार ने बहुत दलों तथा समूहों को प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और आरएसएस ये तथा जमायते इस्लामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया है। इतना लिख करके हमारा आंसर ये वाला भी बेल कंप्लीट हो जाएगा। और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे ना कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया कि 2 रहेंगे, तो आप लोग को वो 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस क्वेश्चन दिखा देते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रकट है, यानी कि आप लोगों के सामने उपस्थित है। 31 वाला क्वेश्चन पूछा गया, द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था, यानी कि था, समझाइए। इसके बारे में समझाना है बाबू। इसको देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको कर लीजिए नोट और